जय हिंद दोस्तों, ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर पर जो बिहार की भविष्य को मतलब पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा राज्य जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दशकों से दूसरे राज्यों पर निर्भर रहा है, वो अब खुद परमाणु ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र बनने की राह पर है। और ये सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 3 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी है। केंद्र सरकार की ये घोषणा बिहार के लिए एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर कदम है। बिल्कुल। तो आज की हमारी गहन चर्चा इसी विषय पर है। ये प्लांट कहाँ लगेंगे, इनकी जरूरत क्यों पड़ी और बिहार के साथ साथ पूरे देश के लिए इसके क्या मायने हैं। हम केवल खबर नहीं बताएंगे बल्कि इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, तकनीक से लेकर अर्थव्यवस्था तक और अवसरों से लेकर चुनौतियों तक। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो मुख्य जानकारी है उस पर आते हैं। बिहार में 3 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है, क्योंकि बिहार का नाम पहले कभी भी देश के परमाणु ऊर्जा नक्शे पर इस तरह से नहीं आया था। बिल्कुल नहीं आया था। और जो जगह चुनी गई हैं वो हैं सिवान, बांका और नवादा का रजौली क्षेत्र। और इसे धरातल पर उतारने के लिए देश की 2 सबसे बड़ी संस्थाएं एक साथ आई हैं। NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भारत में सारे न्यूक्लियर प्लांट चलाती है। हाँ, और दूसरी है NTPC, जो भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। तो इनकी एक जॉइंट टीम है जो इन जगहों का सर्वे और विश्लेषण कर रही है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो होगा नहीं? निवेश कितना बड़ा है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआती अनुमान है कि लगभग 26,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें लगेगा। 26,000 करोड़। अच्छा, इस सर्वे वाली बात पे थोड़ा और रुकते हैं। कई लोगों को लग सकता है कि ये जगहें शायद राजनीतिक या प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से चुन ली गईं। क्या वाकई ऐसा है या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक आधार होता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, न्यूक्लियर प्लांट के लिए जगह चुनना शायद किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से एक है। इसे यूं ही नहीं चुना जा सकता। कई कड़े मानकों पर खरा उतरना जरूरी होता है। जैसे कि सबसे पहले तो देखा जाता है भूकंप का जोखिम, मतलब वो इलाका सिस्मिक जोन में कितना संवेदनशील है। फिर जमीन ऐसी होनी चाहिए जो मजबूत हो और रिएक्टर के भारी वजन को वो सह सके। और पानी की जरूरत भी तो बहुत ज्यादा होती होगी। बहुत ज्यादा, बिल्कुल। रिएक्टर्स को लगातार ठंडा रखने के लिए पानी की एक बड़ी और भरोसेमंद सप्लाई चाहिए। मतलब किसी बड़ी नदी या जलाशय के पास की जमीन। सही। और सबसे महत्वपूर्ण, जनसंख्या का घनत्व। कोशिश की जाती है कि प्लांट ऐसे क्षेत्र में हो जहां आबादी बहुत घनी ना हो, ताकि किसी भी इमरजेंसी में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एग्जैक्टली। तो इन सभी पहलुओं की गहन जांच के बाद ही अंतिम मोहर लगेगी। चलिए, ये तो हुई साइट चुनने की बात। लेकिन जो बड़ा सवाल उठता है वो ये है, बिहार ही क्यों? दशकों से भारत में न्यूक्लियर प्लांट दक्षिण या पश्चिम भारत के तटीय इलाकों में लगते आए हैं। फिर अचानक बिहार जैसे एक लैंडलॉक्ड राज्य पर इतना बड़ा दाव क्यों? ये सवाल इस पूरी परियोजना के दिल में है और इसके कई जवाब हैं, कई स्तर पर। सबसे पहला और सीधा जवाब तो है बिहार की अपनी ऊर्जा की जरूरत। हाँ, बिहार लंबे समय से पावर डेफिसिट राज्य रहा है। बिल्कुल। आज भी राज्य अपनी जरूरत की एक बड़ी मात्रा में बिजली या तो पड़ोसी राज्यों से खरीदता है या सेंट्रल ग्रिड से, जिससे न सिर्फ वित्तीय बोझ बढ़ता है बल्कि सप्लाई भी हमेशा दूसरों पर निर्भर रहती है। सही। और बिहार के जो मौजूदा थर्मल पावर प्लांट हैं वो राज्य की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। और ये मांग सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण हमेशा से बिजली की अविश्वसनीय आपूर्ति रही है। बिना 24 घंटे बिजली के कोई भी बड़ी इंडस्ट्री क्यों निवेश करना चाहेगी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ बिहार की समस्या का समाधान नहीं है। मतलब ये राष्ट्रीय स्तर की योजना का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। ये भारत के विशाल ऊर्जा लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कोयले पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। और यहीं पर न्यूक्लियर एनर्जी की भूमिका आती है ना? हाँ, भारत का लक्ष्य अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को मौजूदा 7.5 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट तक ले जाना है। 100 गीगावाट, ये तो बहुत बड़ी छलांग है। बहुत बड़ी। और इसके लिए हमें देश के हर कोने में संभावनाएं तलाशनी होंगी। देखिए, सौर और पवन ऊर्जा जरूरी हैं,
लेकिन वो मौसम पर निर्भर करती हैं। सही बात है। न्यूक्लियर ऊर्जा ही एकमात्र ऐसा स्वच्छ स्रोत है जो 24 घंटे, सातों दिन, साल के 365 दिन स्थिर और बड़े पैमाने पर बिजली दे सकता है। तो बिहार में ये 3 प्लांट लगाना उस राष्ट्रीय रणनीति का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। जब इतनी बड़ी परियोजना किसी राज्य में आती है तो उसका असर सिर्फ बिजली के मीटर तक तो सीमित नहीं रहता। ये अपने साथ विकास की एक पूरी लहर लेकर आती है। बिल्कुल। सबसे बड़ा और सीधा प्रभाव पड़ेगा औद्योगिक विकास पर। सोचिए, जब उद्योगों को ये भरोसा होगा कि बिहार में 24 घंटे बिना किसी रुकावट के बिजली मिलेगी, तो वे क्यों नहीं आना चाहेंगे? सिर्फ पारंपरिक उद्योग ही नहीं, बल्कि डेटा सेंटर्स जैसी हाईटेक इंडस्ट्रीज। अच्छा, हाँ, जिन्हें तो 1 सेकंड की भी रुकावट नहीं चाहिए। बिल्कुल। उनके लिए बिहार एक बहुत आकर्षक लोकेशन बन सकता है। ये राज्य की आर्थिक प्रोफाइल को पूरी तरह बदल सकता है। और खबरों के मुताबिक राज्य सरकार की योजना भी कुछ ऐसी ही है। 31 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात हो रही है। आप टेक्सटाइल, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए विशेष पार्क विकसित करने की योजना है। गया के डोभी में तो पहले से ही एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पर काम चल रहा है। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की तैयारी है जिसके केंद्र में ये सस्ती और भरोसेमंद बिजली होगी। और उस इकोसिस्टम का सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा। देखिए, एक न्यूक्लियर प्लांट को बनाने में ही 8 से 10 साल लग जाते हैं। अच्छा। इस दौरान हजारों मजदूरों, इंजीनियरों और तकनीशियनों को काम मिलता है। और जब प्लांट चालू हो जाता है तो उसे चलाने के लिए स्थायी तौर पर सैकड़ों उच्च कुशल कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। ये सीधे तौर पर स्थानीय लोगों को अवसर देगा, जिससे बिहार की शायद सबसे बड़ी और पुरानी समस्या, पलायन, उस पर भी कुछ लगाम लग सकती है। निश्चित रूप से जब घर के पास ही सम्मानजनक रोजगार मिलेगा तो लोगों को काम के लिए दिल्ली, मुंबई या सूरत जाने की जरूरत कम पड़ेगी। सही। और एक और फायदा है, जब किसी पिछड़े इलाके में इतना बड़ा प्लांट लगता है तो वहां तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें बनती हैं, कर्मचारियों के लिए टाउनशिप बनती है जिसमें अच्छे स्कूल और अस्पताल होते हैं। आसपास के बाजार भी फलते फूलते हैं। हाँ, ये सब मिलकर उस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती देता है। क्षमता तो अपार है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। न्यूक्लियर पावर का नाम आते ही जाहिर है चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी त्रासदियों की याद भी आती है। और ये यादें जरूरी हैं। ऐसी किसी भी बड़ी परियोजना के साथ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। न्यूक्लियर पावर के मामले में ये चुनौतियां और भी गंभीर हो जाती हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का। पर्यावरणीय और जन सुरक्षा। इसमें जीरो एरर की गुंजाइश होती है। इसके लिए उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना होगा। ये एक नॉन नेगोशिएबल, मतलब गैर समझौतावादी पहलू है। और जमीन का अधिग्रहण। बिहार जैसे घनी आबादी वाले राज्य में ये हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। ये दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। इन प्लांट्स के लिए बहुत बड़े भूखंड की जरूरत होती है और इसके लिए जमीन का अधिग्रहण करना एक जटिल और एक भावनात्मक प्रक्रिया हो सकती है। अगर चयनित भूमि पर लोग बसे हुए हैं तो उनका सही और सम्मानजनक तरीके से पुनर्वास करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। सिर्फ मुआवजा देना काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को सिर्फ नया घर ही नहीं बल्कि आजीविका के नए और बेहतर साधन भी मिले, वरना प्रोजेक्ट सालों तक कानूनी लड़ाइयों में अटके रह जाते हैं। तो ये चुनौतियां तो हैं, लेकिन शायद सही तकनीक का चुनाव इनमें से कुछ मुश्किलों को आसान कर सकता है। जब हम न्यूक्लियर प्लांट की बात करते हैं तो क्या हर प्लांट एक ही तकनीक पर काम करता है या इसमें भी अलग-अलग प्रकार होते हैं? नहीं, बिल्कुल अलग-अलग प्रकार होते हैं। ये एक आम धारणा है कि सभी रिएक्टर एक जैसे होते हैं, पर ऐसा है नहीं। भारत में कई तरह की रिएक्टर तकनीक का इस्तेमाल होता है। अच्छा। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं, भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली तकनीक है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, यानी PHWR। ये हमारी, आप कह सकते हैं, स्वदेशी मारुति 800 जैसी तकनीक है। भरोसामंद, जांची परखी और ज्यादातर हमारे प्लांट इसी पर आधारित हैं। ठीक है, ये तो हुई मारुति 800 और बाकी? फिर आते हैं लाइट वाटर रिएक्टर्स या LWR, जो विदेशी सहयोग से बने हैं, जैसे तमिलनाडु का कुडनकुलम प्लांट। इन्हें आप आधुनिक टोयोटा जैसा समझ सकती हैं, विदेशी तकनीक पर आधारित। इसके अलावा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जैसी उन्नत तकनीक भी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा में जो नए प्लांट प्रस्तावित हैं, हाँ, वो शायद एक बिल्कुल ही नई पीढ़ी की तकनीक पर आधारित होंगे। नई पीढ़ी की तकनीक मतलब इन सब से भी अलग? हाँ,
उपलब्ध जानकारी के अनुसार यहाँ एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स यानी AHWR तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है। ये भविष्य की टेस्ला जैसी तकनीक है जो भारत के लिए सच में खेल के नियम बदलने की क्षमता रखती है। एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर, ये बाकी सबसे इतना अलग और खास कैसे है? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये थोरियम का इस्तेमाल ईंधन के रूप में कर सकता है। थोरियम? हाँ, थोरियम। देखिए, भारत के पास परमाणु ईंधन यूरेनियम के भंडार सीमित हैं। हमें इसका बड़ा हिस्सा आयात करना पड़ता है। सही। लेकिन हमारे पास थोरियम के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। ये हमारे समुद्र तटों की रेत में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अच्छा। हाँ। AHWR वो तकनीक है जो इस थोरियम को ऊर्जा में बदल सकती है। मतलब असल में ये सिर्फ बिहार को बिजली देने का प्रोजेक्ट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये भारत के लिए थोरियम को, जो हमारे देश में रेत की तरफ फैला है, उसे सोने में बदलने की तकनीक को बड़े पैमाने पर परखने का एक ऐतिहासिक मौका है। वाह, मतलब बिहार में जो प्लांट लगने जा रहा है वो शायद भारत की सबसे उन्नत और रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण परमाणु तकनीकों में से एक पर आधारित होगा। बिल्कुल, ये भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है, बिहार में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का प्रस्ताव सिर्फ बिजली उत्पादन की एक परियोजना नहीं है। ये बिहार के औद्योगिक सपने, रोजगार सृजन और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा की नींव रखने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। चुनौतियां बहुत हैं। सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने से लेकर जमीन अधिग्रहण की संवेदनशील प्रक्रिया और कुशल मानव संसाधन तैयार करने तक। लेकिन अगर इन चुनौतियों से सही तरीके से पारदर्शिता के साथ निपटा गया तो ये परियोजना बिहार को विकास की एक नई पटरी पर दौड़ा सकती है और साथ ही भारत को अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के बहुत करीब भी पहुंचाएगी। बिल्कुल। तो ये तो साफ है कि बिहार और भारत परमाणु ऊर्जा को लेकर एक बड़ा और साहसिक कदम उठा रहे हैं। हाँ, और हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। जरूर। सोचने वाली बात यह है कि एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर यानी AHWR जैसी भविष्य की तकनीक जो थोरियम पर आधारित है, उसे सीधे बिहार जैसे राज्य में प्रस्तावित किया जा रहा है। ये कदम भारत को पारंपरिक यूरेनियम आधारित ऊर्जा से थोरियम आधारित ऊर्जा की ओर ले जाने की वैश्विक दौड़ में कहां खड़ा करता है? ये सिर्फ एक प्लांट नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा कूटनीति और तकनीकी आत्मनिर्भरता का एक बड़ा संकेत भी हो सकता है। बिल्कुल। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।